नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ किए विचार साझा। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के हथकरघा उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दिलाई एक अलग पहचान। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2024 में भारत के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। कहा, खिलाड़ियों के उल्लेखनीय उपलब्धि से युवाओं के बीच गणित की बढ़ेगी लोकप्रियता। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे पर भाजपा हुई हमलावर। कहा, यह हादसा नहीं, आम आदमी पार्टी द्वारा की गई हत्या है। छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत। कोचिंग सेंटर के 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने की पूछताछ जारी। और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के कारण राज्यों के नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना। और अब बात करते हैं दिल्ली कोचिंग सेंटर के हादसे से जुड़ी हुई। लाखों की फीस, उम्मीद कुछ बनकर पापा का नाम रोशन करने की। जी हां, परोल राजेंद्र नगर हादसे में लापरवाही के चलते मिली मौत। आईएएस बनने का सपना सिस्टम में आकर सिस्टम को सशक्त बनाने का संकल्प उन छात्रों का, और हुए सिस्टम की लापरवाही का शिकार। वहीं दिल्ली के राजेंद्र नगर की अगर बात की जाए तो उससे जुड़ी है ये हमारी खास पेशकश। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तलाशी और बचाव अभियान के दौरान बेसमेंट में 3 शव बरामद किए गए। तीनों की पहचान हो गई है और परिजनों को सूचित कर दिया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और आगे बढ़ने से पहले आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं वो दृश्य जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसमेंट में फंसे उन छात्रों पर उस वक्त क्या बीती होगी। सिस्टम की लापरवाही उन बच्चों पर कितनी भारी पड़ी, आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए। क्योंकि ये जो पानी है, जो पानी भर गया, ये गंदा पानी है और यहाँ तक माना जा रहा है कि करीबन 10 से 12 फुट तक वो पानी आ गया। और क्योंकि इनलैंड ड्रेनेज जो था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त था,
उसकी वजह से आप देखिए पानी भर गया, जिसकी वजह से बेसमेंट में ये जो छात्र थे ये फंस गए। आप जरा उस वक्त उनकी आप बीती को समझने की कोशिश कीजिए कि इन जो 3 बेकसूर छात्र हैं जिनकी मौत हुई है इस बेसमेंट में पानी भरने की वजह से, और कईयों को निकालने में, रेस्क्यू करने में तक में इतनी परेशानी वहां पर आई, इसका जिम्मेदार कौन? और खास तौर पर क्योंकि बात यहाँ बेसमेंट की हो रही है, तो क्या छात्रों की जिंदगी इतनी कीमती नहीं थी कि बेसमेंट में इस तरह की लाइब्रेरियां चलाई जा रही हैं? 7 बजे के बाद भी वो लाइब्रेरी ऑपरेशनल क्यों थी? इसके सवाल का जवाब देना होगा। और साथ ही साथ ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे। और दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में जिस तरह से हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि शनिवार को भारी बारिश के बाद पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तलाशी और बचाव अभियान के दौरान बेसमेंट से 3 शव भी बरामद किए गए। तीनों की पहचान की गई है, परिजनों को सूचित भी किया गया, मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और राजेंद्र नगर की घटना पर आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिल्ली के मंत्री और मेयर को तुरंत यहां पर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मामला वो संसद में उठाएंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि एमसीडी के मेयर, दिल्ली सरकार के मंत्री जो रोज एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज यहाँ क्यों नहीं है? इन बच्चों की जवाबदेही कौन, इनको जवाब कौन देगा? सरकार की जवाबदेही कौन सेटअप करेगा? मैं ये सवाल संसद में उठाऊंगी। मैं बच्चों से मिली हूँ, काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि क्या क्या हुआ है, उन्होंने मुझे बताया है उनकी क्या डिमांड है, वो सारी डिमांड मैं संसद में रखूंगी। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने राजधानी दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत पर राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजधानी में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? बता रहे हैं कि स्टूडेंट 10 दिन से बार बार ड्रेन साफ करने की डिमांड कर रहे थे और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इल्लीगल बेसमेंट बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल सकते हैं? एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डाले जाते हैं? कैसे हो सकता है बिना पैसे खाए सड़क और नालियों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं? स्पष्ट है कि सेफ्टी रूल्स का पालन करने की जरूरत नहीं, पैसा दो काम हो जाएगा। बस हर दिन एसी रूम में बैठकर इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो। ग्राउंड पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। कुछ दिन पहले पटेल नगर में करंट लगने से हुई मौत से भी कुछ नहीं सीखा गया। वहीं दिल्ली में छात्रों की मौत पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, यह हादसा नहीं, आम आदमी पार्टी द्वारा की गई हत्या है, आपराधिक लापरवाही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश की राष्ट्रीय राजधानी में 3 भविष्य उजाड़ दिए गए, जो भविष्य भारत की सेवा करते 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स आज वो हमारे बीच नहीं रहे। इनकी हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है?
ये घटना नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं। क्योंकि वहां पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी, किसकी अनदेखी थी? क्या सिविल अथॉरिटीज की अनदेखी नहीं हुई? भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार के अवैध कृत्य और एक्टिविटीज चल रही है, और इसका खामियाजा दिल्ली वासियों को और जो हमारे बच्चे हैं, भविष्य है, अलग अलग हिस्सों से आए हैं, उनको भरना पड़ रहा है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, स्थानीय विधायक की जवाबदेही होनी चाहिए, और आतिशी जी को भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोषारोपण नहीं, अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। और 3 छात्रों की मृत्यु पर छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्र लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पहले तो ये जो इलीगल तरीके से जितनी बेसमेंट वगैरह में लाइब्रेरीज चल रही है इसे बंद किया जाए। उसके बाद एमसीडी अपना आगे ड्यूटी देखे कि यहाँ पे उसकी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए। क्योंकि ये पानी आज से नहीं जमा हो रहा है, यहाँ पे बहुत पहले से पानी जमा हो रहा है और बहुत पहले से यहाँ पे लोग शिकायत भी करते आए हैं। क्योंकि पिछले साल जब बरसात हुई थी तो यहाँ पे कार वगैरह ऐसे बह रही थी, तो उस चीज़ को इन लोगों को देखना चाहिए। और 1 साल में अभी भी ये लोग कुछ नहीं किए। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है हर तरफ। तो हम लोगों का बस यही है कि इस समय स्टूडेंट्स की बात सुने। जिम्मेवार तो सर एमसीडी है, जिन्होंने मतलब ये मैप पास करा होगा, तो सेफ्टी मेजर्स नहीं उन्होंने देखे, नेग्लिजेंस है ये प्रॉपर उनके बिहाफ पे। मतलब इनमें से एमसीडी की और राउज आईएएस की एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों की गलती है। ये जॉइंट लाइबिलिटी होनी चाहिए इनकी दोनों की। हमारी डिमांड है भी, एक बार हम जैसे रात से ही यहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कि किसी ने भी आके, कोई हायर ऑफिशियल आके, किसी ने भी हायर अथॉरिटी ने हमसे एक बार भी बात नहीं करी। डेथ टोल तक नहीं हमें कंफर्म करा गया। हमें एक्सपेक्टेशंस है कि डेथ टोल में भी इससे ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से ऑफिशियल बताया गया है कि 3 लोगों को अभी ऑफिशियल यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दी गया है। 3 नहीं, यहाँ पे करीबन 20 से 25 लोग स्टूडेंट इसमें नीचे गए हुए हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, उनके घर वालों को पता नहीं इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। रावा आईएएस का कोचिंग जो भी ऑफिशियल है, जो भी हेड है, उसने आके अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया इसके रिगार्डिंग कि ये क्या करना है, हमें क्या स्टेप लेना है। एमसीडी यहाँ पे कोई इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है कुछ भी। कोई भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे आई है गवर्नमेंट, उसने भी अभी तक किसी बच्चे से आके, किसी तरह से, यहाँ स्टूडेंट है जो कि अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनसे आके कोई बात नहीं की है। तो सवाल बहुत है जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे हम इस खास पेशकश में, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जुड़ रहिए डीडी न्यूज़ की इस खास पेशकश के साथ। खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। $206 देश, 10,000 से ज्यादा एथलीट, 32 खेल, 16 दिन, लक्ष्य 1 गोल्ड मेडल। 100 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी भी दिखा रहे हैं दम। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से। भारत के चैंपियंस एट पेरिस ओलंपिक, रोजाना सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर।
देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे से जुड़ी हुई नई जानकारी सामने आ रही है। इसका जिक्र मैंने जब बुलेटिन शुरू किया तब भी कहा था कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी बनाई गई वो अवैध रूप से काम कर रही थी। आखिरकार किसके कहने पर वो लाइब्रेरी बनाई गई? बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि एनओसी नहीं था। बेसमेंट में स्टोरेज की अनुमति थी, यानी कि स्टोरेज और बच्चे आपने एक ही अनुपात में नाप लिए। बेसमेंट में खाली स्टोरेज की अनुमति थी और हादसे के 18 दिन पहले ही, यानी स्टोरेज की अनुमति जो थी वो भी हादसे के सिर्फ 18 दिन पहले दी गई। और कोचिंग संचालक अवैध रूप से इस लाइब्रेरी को चला रहा था। आप देखिए कितने सारे लूपहोल्स हैं अगर हम इस हादसे को कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं। लाइब्रेरी अवैध रूप से बनाई गई, पहली बात ये, अनुमति थी ही नहीं, कोई एनओसी नहीं था। उसके बाद वो लाइब्रेरी जो थी, यानी कि बेसमेंट जो था, उसमें स्टोरेज की अनुमति वो भी कब मिली? सिर्फ 18 दिन पहले। और इसे अवैध रूप के हिसाब से लाइब्रेरी के अनुरूप चला रहा था कोचिंग संचालक, यानी कि राव आईएएस स्टडी सर्कल। माना जाना जाए तो ये बहुत एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर है जो आईएएस के तमाम मेधावी छात्र जो इस परीक्षा की यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें प्रशिक्षण देता है। लेकिन शायद वो उसका जो ओनर है वो इस बात का प्रशिक्षण नहीं ले पाया कि बच्चों की जिंदगी कितनी कीमती होती है और वो बच्चे जो भारत का, देश का मुस्तकबिल लिखने का मादा रखते हैं। पराक्रम सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए। पराक्रम, इतनी सस्ती है क्या छात्रों की जान, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर लाइब्रेरी जो है वो बेसमेंट में चलाई गई, जिसका एनओसी तक नहीं था, और अवैध रूप से ये लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। पराक्रम, देखिए आंचल, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 मासूम जिंदगियां एक तरीके से इस हादसे का शिकार हुई है। और सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो ये हादसा नहीं, ये हत्या है। बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो इशू हुआ था वो 9 जुलाई 2024 को इशू हुआ था। और जिस इस सर्टिफिकेट में, इसकी कॉपी मेरे पास भी है और हम चैनल पे भी डिस्प्ले कर रहे हैं, इस सर्टिफिकेट में साफ तौर पर जो इस बिल्डिंग का ऑनर है उसमें वो ये लिख रहा है कि ये जो बेसमेंट है ये स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस बेसमेंट में एक तरीके से लाइब्रेरी यहाँ पर पूरी तरीके से है और स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। और लाइब्रेरी के साथ ही एक रूम है, वहाँ पर डाउट क्लियरेंस रूम है, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डाउट क्लियर करते हैं टीचर्स के साथ में। देखिए मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में मैं चाहूंगा कैमरा सहयोगी जगमोहन से फोकस करें। इस बिल्डिंग में एक बड़ी बात लिखी हुई है, सिंस 1953। आंचल, 1953 से ये बिल्डिंग यहाँ पर संचालित है। और आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम के ठीक 18 दिन पहले, जो कि जानकारी हम भी दे रहे हैं, 18 दिन पहले ये एनओसी का सर्टिफिकेट ये लेता है और उसमें ये बात कहता है कि बेसमेंट में स्टोरेज है, लेकिन बेसमेंट में यहाँ पर लाइब्रेरी है पूरी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उसमें तकरीबन 25 से 30 छात्र मौजूद थे। बिल्कुल। और एक उसके चीज बाद आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता पाएगा। ये भी खबर है कि जिस बायोमेट्रिक के जरिए लाइब्रेरी में एंटर किया जाता था, हालांकि उसे अब लाइब्रेरी ना बोला जाए, उसे तो स्टोरेज रूम ही कहना चाहिए, वहां का बायोमेट्रिक खराब था। उसको लेकर भी छात्र शिकायत कर चुके थे। और कई दृश्यों में जो हमने देखे वो लाइब्रेरी कम इस तरह का एक घुप सा कमरा है जिसके छोटे छोटी कुर्सियां वहां पर रखी है, वाईफाई वहां पर है, कोई एग्जॉस्ट फैन के नाम पर एक छोटा सा फैन लगाया गया है। तो क्या ऐसी मजबूरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस जो आईएएस सर्कल की अगर हम बात करते हैं, इसके जो अधिकारी हैं या इसे चलाने वाले जो संचालक हैं, इतना पैसा उन्होंने लिया तो क्या वो एक लाइब्रेरी नहीं दे पाए जो कि सही तरीके से छात्रों को गाइड किया करती, ना कि जो हादसा अब अंजाम हुआ है।
देखिए आंचल, ये शिक्षा देने के नाम पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो यहाँ पर धंधा चल रहा है ना आंचल, देखिए हमने पता किया स्टूडेंट से 1,75,000 रुपए की फीस है सालाना। मतलब लाखों रुपए की मोटी कमाई माँ बाप जो है अपने खून पसीने की कमाई अपने बच्चों को कुछ बनने के लिए, IAS बनने के लिए देने के लिए यहाँ पर भेजते हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक किया, यहाँ पर जो बेसमेंट है, क्लासरूम्स हैं वो भी, और लाइब्रेरी में जाने का जो एंट्रेंस है वो भी, उसमें भी बायोमेट्रिक लगा हुआ है। यानी कि जो भी ऑथोराइज स्टूडेंट है या टीचर है वो अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट प्रेस करने के बाद ही वो डोर खुल सकता है और वो अंदर जा सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि वो भी खराब था, साथ ही साथ ये जो घटना कल हुई है ये तो कल की बात है, लेकिन इसके 10 दिन पहले से छात्र शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर ये समस्या है, वाटर ब्लॉगिंग हो जाता है, उसको क्लीन होना चाहिए। 10 दिन तक कोई सुनवाई नहीं की गई। और तो और ये जो यहाँ पर बेसमेंट बनाया गया, ये एक इलीगल बनाया गया है, पूरी तरीके से इसमें भ्रष्टाचार, इसमें पूरी तरीके से उसकी जो वो सामने आया है वो उजागर हो रहा है। और ये जब उजागर हुआ है तब जब कल 3 जिंदगियां मौत के मुंह में समा चुकी हैं, काल के गाल में समा गई, तब लापरवाही के बाद छात्र तमाम सारे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, 3 जिंदगियां जब काल के गाल में समा गई तब ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ। लेकिन सवाल कई हैं, आखिरकार जो उनके संचालक हैं उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी भी, लेकिन क्या इनलैंड ड्रेनेज, जिस तरह से वो पाइप फटा या पानी गया, गंदा पानी, आप सोचिए उसके दृश्य देखकर कोई भी विचलित हो सकता है। और उस समय आप सोचिए कि उन छात्रों पर क्या बीती होगी शाम का समय। क्या एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की? क्या वो वेट कर रहा था कि भाई मॉनसून आएगा फिर इन नालियों को साफ किया जाएगा? इनलैंड ड्रेनेज पर एमसीडी ने कार्रवाई क्यों नहीं गई? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और छात्र लगातार इसकी शिकायत पहले भी कर चुके थे। तो इस पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए, जिस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई यूपीएससी एस्पिरेंट इसका एग्जाम देता है, लेकिन आज वो खुद सिस्टम का शिकार हो गया। आंचल एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए अभी तक की जो जानकारी हमारे पास है, आईपीएस ऑफिशियल से जो हमारी पर्सनल बात हुई है उसमें ये बताया गया है कि 3 बॉडीज अभी तक मिली हैं। मतलब 3 मौतें, अभी 3 मौतों की पुष्टि हुई है। लेकिन जो तमाम सारे छात्र यहाँ पर बीती रात से बैठे हुए हैं, सीधे तौर पर चश्मदीद गवाह जो बने थे छात्र, उनका कहना है कि कम से कम 8 से 10 ऐसे बच्चों को निकाला था जो कि कॉन्शियस नहीं थे। और इन छात्रों का बार बार ये कहना है कि हमें वास्तविकता बताई जाए, हमें सच्चाई बताई जाए, हमें सच्चाई से क्यों अनजान रखा जा रहा है। और साथ ही साथ छात्रों की मांग यह है कि जो बिल्डिंग का ऑनर है उस ऑनर को यहां पर होना चाहिए। हालांकि इसमें से कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई है, लेकिन फिर भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो यहां पर नहीं है। छात्रों की लगातार मांग यही बनी हुई है कि हमारे सामने आए। और आंचल, दुर्भाग्य देखिए कि रात भर से तमाम सारे छात्र यहां पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, ना ही दिल्ली की महापौर और ना ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहां पर पहुंचा है जो कि छात्रों से बात कर सके। हालांकि दिल्ली पुलिस के आईपीएस और डीएसपी जरूर यहां पर लगातार छात्रों से बात करे हुए हैं, लेकिन एहतियातन यहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहां पर तैनात की गई। और आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कुछ और छात्रों का जो समूह है वो यहां पर पहुंच चुका है। उस लिहाज से यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी स्थिति में कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। लेकिन अचल सवाल तो यही है कि जो जिम्मेदार हैं, बिल्कुल जिम्मेदार जो है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते, नारेबाजी बिल्कुल जिम्मेदार जो है अगर वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते तो शायद उन तीनों की जान बच जाती। और अभी तो क्योंकि आपने बहुत अहम सवाल उठाया यहाँ पर पराक्रम की, 3 मौतों की तो पुष्टि हुई है, अभी आगे भी क्योंकि जो छात्र वहां पर मौजूद है उनका मानना है कि कई और भी हो सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि सुशील भी हमारे साथ जुड़े, हमारे रिपोर्टर और लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं। सुशील, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस अंदाज से वहां पर हमने देखा कि छात्रों में बहुत गुस्सा इसलिए है कि वो वहां पर पढ़ने गए थे, अपना भविष्य बनाने गए थे, उन्हें नहीं पता था कि वो लापरवाही का शिकार हो जाएंगे। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुनहगारों को सजा देने के लिए किस तरह से अब प्रशासन आगे आएगा? क्या कोई लीड मिलती हुई नजर आ रही है? क्या प्रशासन के कान पर जू रेंगी है? क्या वो कोई त्वरित एक्शन लेगा?
जी, चल प्रशासन की बात करें तो प्रशासन निश्चित तौर पर एक्टिव हुआ है, जांच जारी है। वहां बेसमेंट में भी अभी हम लोग कुछ देर पहले वहां पर थे तो हमने देखा कि एक्टिविटी चल रही है, लोग अंदर जाके जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त मैं आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पर जो विक्टिम्स हैं उनके परिजन आए हैं अपने जो है बच्चों से मिलने के लिए। हमने अभी कुछ परिजनों को देखा है, उनकी हालत खराब है। जैसे ही वो सूचना पाने के बाद दिल्ली पहुंचे, आपको मैं बता नहीं सकता कि कितनी हृदय विदारक वो मंजर था। कुछ देर पहले यहाँ स्वाति मालीवाल भी पहुंची, राज्यसभा सांसद। उन्होंने जो है परिजनों से मुलाकात की। हालांकि हमारा बात करना वहां पर जायज नहीं लगा, जिस तरीके से वो एक सिचुएशन था, खुद पे हमने कंट्रोल किया। और हालांकि प्रशासन द्वारा हमें मना भी किया गया कि आप मतलब अभी बात को थोड़ा अवॉइड करिए। स्वाति मालीवाल जब मिल के बाहर आई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि ये निश्चित तौर पर हत्या है। जो भी परिवारजन दिल्ली पहुंचे हैं अपने बच्चों से अपने बच्चों को देखने के लिए, उनको हालांकि ये कह के बुलाया गया कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, आप आइए। आनंद फानन में जो दिल्ली आए तो मौत की सूचना पाकर सबकी हालत खराब हो गई। परिवारजनों के साथ साथ कुछ जो विक्टिम्स हैं उनके जो है दोस्त, जो उनके साथ में पढ़ने वाले सहपाठी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी देखिए बात करने की कंडीशन में नहीं है। सब यही डिमांड कर रहे हैं कि ये हादसा नहीं है, हत्या है। जिस तरीके से जो नॉर्म्स हैं, जो जरूरी चीजें हैं जिन पर कोचिंग संस्थानों को ध्यान दिया जाना चाहिए, जो नियम है उनको ताक पर रखकर जिस तरीके से ये कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे थे, ये एक हादसे की बड़ी वजह है। जिस तरीके से हम सुबह वहां पर अर्ली मॉर्निंग से पहुंचे हुए हैं, हमने देखा कि जब हम पहुंचे तो लगभग 9 बजे तक, आप समझिए कि हादसा ये रात का है, 9 बजे सुबह तक वहां से पानी निकासी का काम चल रहा था। एनडीआरएफ और तमाम जो है टीमें वहां पर मौजूद थी। 9 बजे तक पानी निकाला जा रहा था वहां से, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें भी विलंब हुआ है। पराक्रम के पास एक बार चलते हैं। पराक्रम, क्योंकि जिस एनओसी का हम जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो 9 जुलाई को दी गई, जो आईएएस का ये कोचिंग सेंटर है उसके संचालक को, लेकिन ये लाइब्रेरी तो काफी समय से चल रही थी। पराक्रम, तो आप समझिए कि आप बारूद के ढेर पर बैठे थे, उसका फटना तय था और ये संचालक जानता था, लेकिन फिर भी उसने अगर हम माने कोई सेफ एग्जिट, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाया, क्योंकि वहां पर बात जिंदगी की थी, छात्रों की। और अब बगले झांकने से या फिर जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देने से, ब्लेम गेम खेलने से वो छात्र जो है उनका जीवन वापस नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आंचल आपने। देखिए हम यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं और इस बिल्डिंग के ठीक पीछे भी जाकर के हमने ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्टिंग की है। देखिए पीछे कोई एग्जिट नहीं है, यहाँ पर कायदे से एग्जिट एक पीछे भी होना चाहिए, लेकिन एंट्री और एग्जिट जो है वो देखिए यहीं से है। इसके पीछे जो वॉल है वो सीमेंटेड वॉल पूरी तरीके से पैक है और वहीं पीछे बेसमेंट है जहां पर ये पूरी तरीके से ये हादसा हुआ। और ये जो पूरी घटना घटी, सबसे बड़ी चूक, जैसे कि हमने आपको बताया 1953 से ये बिल्डिंग यहाँ पर है और 18 दिन पहले ही एनओसी यहाँ पर फायर सेफ्टी की ली गई, जिसमें ये बताया गया कि हम यहाँ पर स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे बेसमेंट को। लेकिन वो जो बेसमेंट था वहाँ पर लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी में मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था। तमाम जो एक मानक तय होने चाहिए एक कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में, वो तो थे ही नहीं। और जुलाई मानक तय जो थे वो नहीं थे। बिल्कुल आंचल, यहाँ पर हमारे साथ में एक भाजपा नेता राजेश भाटिया मौजूद हैं, उनसे जाना चाहेंगे। देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है सिस्टम की, लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है। से 10 दिन पहले मैंने इसी स्थान पे विभिन्न नमस्कार, नौ की टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भजन भारद्वाज और यहाँ पहले भी दिल्ली के ओल्ड हैं। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई, एक दुखद दुर्घटना घटी जिसमें 3 लोगों की मर जाने की समर्थक थे, यहाँ से मुझे निकलवा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने निकलवा दिया, आप मुझे निकलवाने के बजाय गाद निकलवाओ नालों की। उसके बाद भी नहीं किया, मैंने फिर किया। फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ भी अपने यहाँ के दुर्गेश पाठक की ट्वीट वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि थैंक यू राजेश भाटिया। उन्होंने कहा कि अच्छे विपक्ष के नेता के तौर पर राजेश भाटिया जी ने मुझे आज यहाँ की प्रॉब्लम बताई, वही करता हूँ। ये आज से 1 सप्ताह पहले की बात है। चलिए साहब, ये बहुत अहम जानकारी है पराक्रम। और पिछले साल अगर जुलाई की भी बात की जाए तो कुछ ऐसा ही जो सीन है वो जुलाई में देखा गया था पिछले साल, लेकिन उससे भी सबक नहीं लिया गया। आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ सुनवाते हैं। कुछ अहम प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं। तो दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंत्री आतिशी के इस्तीफे और सभी दोषी अधिकारियों के निलंबन की भी मांग की है। आइए उसको सुनते हैं। पहले राजेंद्र नगर में जो कल हुआ, ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था, जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम में बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सब के सब इस तंत्र में घुसे हुए हैं। जवाब ही तो नहीं है और इन जवाबों के लिए कई सवाल करने होंगे। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी जुड़ गए हैं इस खास पेशकश में। डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब, भाजपा प्रवक्ता हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास खबर पर। हालांकि बहुत हृदय विदारक खबर है, दुखद है, लेकिन दुखद होने के साथ साथ कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने बेहद जरूरी है। आखिरकार इस हादसे को लेकर जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? जिस सिस्टम की पारदर्शिता की बात लगातार एमसीडी करती आती है, या फिर हम आम आदमी पार्टी की भी बात करें, आखिरकार ये सिस्टम पारदर्शी कब होगा? कब अकाउंटेबिलिटी को सेट किया जाएगा इस तरह के हादसों के लिए? देखिए, ये जो घटना हुई है, इससे ज्यादा दुखद जीवन में नहीं हो सकता। देश के युवा जो देश का भविष्य है, उनका सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से मृत्यु हो जाना, मैं तो इसको हत्या मानता हूं। अब 3 युवाओं को अभी तक जो रिपोर्टिंग हुआ, उनकी डेथ होना है, इससे ज्यादा दुखद नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, पर आपने बुलाया तो बोलना पड़ेगा। मुझे पता लगता है कि सरकार का मल्टीपल लेवल पर भ्रष्टाचार और करप्शन और फेलियर इस बात का दोषी है। हम लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बाकी हमारे नेता कई महीने से कह रहे थे कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग है, आपने गाद नहीं निकाली, आपने इस सीजन में कुछ नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं है। कल तो हार्डली 30 mm की बारिश हुई है और हमारे वहाँ जो क्षेत्रीय नेता वो भी कह रहे हैं। पहली बात तो वहाँ वाटर लॉगिंग कैसे हुई और कितना प्रेशर था पानी का कि वो बेसमेंट में एकदम से फ्लो में बटा। जिसकी वो बिल्डिंग है, जिसने वो परमिशन दी, बेसमेंट में कभी लाइब्रेरी नहीं चलती। जी जी। अब दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने किस तरीके से उसको एनओसी दी, एमसीडी वहां क्या कर रही थी, वहां का विधायक क्या कर रहा था, वहां का पार्षद क्या कर रहा था, दिल्ली की मंत्री क्या कर रही है, ये इनको जवाब देना। और ये नित्य नए हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक आईएएस एस्पिरेंट की करंट लगने से मृत्यु हुई थी, उससे पहले मुखर्जी नगर में हुआ। तो ये दिल्ली सरकार, मुझे लगता है जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मुखिया जेल में है, तो बाकी मंत्री और बाकी इनके विधायक भी कहीं ना कहीं अपने काम में अक्षम हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं। अगर मुख्यमंत्री साहब जेल में तो बाकी अधिकारी तो काम करेंगे। आप बहुत अहम बात कह रहे हैं। इसी पर राजकुमार आनंद हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी उनसे भी बात करते हैं। पूर्व आपके नेता हैं राजकुमार जी। साफ तौर पर जिस उद्देश्य के साथ आम आदमी पार्टी आई थी, बहुत से वादे और दावे लेकर, लेकिन जिस तरह से अब हम जिस दिल्ली की बात करते हैं, दिल वालों की दिल्ली, जो अपने आप में मॉडल स्थापित करने की बात करते हैं मुख्यमंत्री साहब, लेकिन वो मॉडल कैसे स्थापित होगा? वो तो जब आपके अधिकारी एक्शन में नहीं है और इस तरह की घटनाएं और हादसे सामने आ रहे हैं जिसमें देश का मुस्तकबिल लिखने वाला जो आम छात्र है, उसका जीवन लील लेने वाली घटनाएं हैं ये। आंचल जी, राजेंद्र नगर की जो दुर्घटना है, इसमें सबसे बड़ा जो देश का भविष्य होते हैं, जो हमारी पूंजी है, पूरे देश की पूंजी होते हैं बच्चे, और उनको उनकी जान चली गई। मतलब मैं तो इसको हादसा नहीं, हत्या मानता हूँ। और सबसे बड़ी उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इसकी कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ना दिल्ली सरकार लेने को तैयार है, ना एमसीडी लेने को तैयार है कि किन हालतों में इस तरह के बेसमेंट में उनको परमिशन दी गई। देखिए, दिल्ली के करोड़ों लोगों ने अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को इसलिए सत्ता में बिठाया था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ काम करेंगे।
लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज खुद ये पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है और उसी भ्रष्टाचार के चलते यहाँ पर लाइसेंस देने की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनका सिस्टम है, वो सारा का सारा चरमरा गया है। जो भी चढ़ावा चढ़ाता है उसको लाइसेंस मिल जाता है और कहीं भी कोई भी अवैध तरीके से कोई लाइब्रेरी बना लेता है। अगर कोई कोचिंग सेंटर बनाता है, कोचिंग सेंटर बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कैपेसिटी 50 बच्चों की होनी चाहिए जिस रूम में बैठने की, वहाँ 400 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। और फिर उसमें फायर का, जैसे पिछले साल मुखर्जी नगर में आग लगने की घटना हुई एक इंस्टीट्यूट में, पिछले दिनों पटेल नगर में, साउथ पटेल नगर में और दिल्ली में 3-4 जगह पानी भरने से, जल भराव से। और बहुत दुखद ये है राजकुमार जी कि ये इस तरह की पानी भरने की घटनाएं आम हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, ये कभी भी फट सकता था। और आज तो इसका एक उदाहरण हमने देख लिया। काम नहीं किया जाता आंचल जी, क्योंकि हम जी आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि हमारे साथ मुखर्जी नगर से हमारे संवाददाता तापस जी आपके पास वापस आऊंगी, बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। तापस जुड़ गए हैं मुखर्जी नगर से। तापस, मुखर्जी नगर अगर हम देखते हैं तो आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत बढ़िया स्थान माना गया है। मेरे खुद की ग्रेजुएशन वहीं से हुई है और इसीलिए हम साफ तौर पर समझ। चलिए आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट पहले ये दिखाते हैं कि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के साथ जो छात्र हैं उनके साथ दुर्घटना में मरने वालों में यूपी के अंबेडकर नगर जिला की श्रेया यादव भी हैं। वापस आऊंगी तापस आपके पास। जैसे ही इस घटना की जानकारी श्रेया यादव के गांव हासिमपुर बरसावा में पहुंची तो आप देख सकते हैं ये दृश्य जो विचलित कर सकते हैं, हृदय विदारक है कि पूरे गांव में कोहराम मच गया। श्रेया यादव के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। श्रेया यादव को 2 भाइयों की वो इकलौती बहन थी। पढ़ने में बेहद होनहार श्रेया सुल्तानपुर से एग्रीकल्चर विषय में बीएससी करने के बाद दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उन्होंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। आप देखिए होनहार भविष्य किस तरह से काल के गाल में समा गया। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि वो सपने आकांक्षाएं लेकर यहाँ से दिल्ली पहुंची थी कोचिंग लेने के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को सशक्त करने के लिए। और आज श्रेया हमारे बीच नहीं है। और आने वाला अगर इस अगस्त की बात की जाए तो रक्षाबंधन भी है। 2 भाइयों की इकलौती बहन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, इसके सवाल लगातार आज चर्चाओं और मंथन के माध्यम से हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके परिवार वाले, उनके परिवारजन जो इस वक्त बेहद ज़्यादा दुखी हैं, गंभीर हैं, वो भी ढूंढ रहे होंगे। तापस, हम मुखर्जी नगर की बात कर रहे थे। मुखर्जी नगर को भी अगर देखा जाए तो काफ़ी कंजस्टेड रहता है। वहाँ पर उस तरह की किताबों की दुकानें, कई कोचिंग सेंटर्स वहाँ पर भी चल रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, काफ़ी पहले से ऐसा है। कब जागेंगे हम, कब खुलेगी हमारी आंख, खास तौर पर तब जब इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, या फिर प्रिवेंशन मॉड्यूल लाना होगा। उस प्रिवेंशन मॉड्यूल को हमारे बीच आना होगा ताकि जो छात्र वहाँ पढ़ने गए हैं वो पढ़ें, ना कि धरने पर बैठे और अपनी तैयारी ना कर पाए इस तरह के हादसों की वजह से। तापस, आशा, बहुत सही कहा आपने। खुद यहाँ पे पढ़ाई की है, मैंने भी यहाँ पे अपनी पढ़ाई की है। जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं या वो जो आगे पढ़ना चाहते हैं या सिविल्स की तैयारी करते हैं और जो अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो आते हैं मुखर्जी नगर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वक्त, अगर मैं कहूँ ये जो मेरे पीछे ठीक अगर मैं कहूँ ये जो पूरी बिल्डिंगें हैं ये रिहायशी इलाका है। और ये सारे इलाके में आप देख सकते हैं ऊपर रहने का इलाका है, नीचे जो है जो इंस्टीट्यूट बना के रखा गया है। और ये जो है एक श्योर शॉट ये पहले बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अहम बात ये है कि क्या इनके पास अप्रूवल है कि इस तरीके का रिहायशी इलाकों में इस तरीके के इंस्टीट्यूट चलाने का। अगर पूरी बिल्डिंग है तो क्या बिल्डिंग ने एनओसी ली है, क्या उसके पास फायर सर्टिफिकेट है, क्या उसके पास एमसीडी से सर्टिफिकेट है, क्या उसके पास जो दिल्ली के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके सर्टिफिकेट्स है कि नहीं। ये बहुत अहम बात होती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है गफलियत हो जाती है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बात की जा रही कि बारिश हुई, क्या लोगों को पता नहीं था कि बारिश होनी है। आईएमडी के हवाले से हर जगह पे ये अपडेट दिया जा रहा था कि इस टाइम पे बारिश हो रही है। ये मानसून का समय है, मानसून के सीजन में अगर बारिश नहीं होगी तो कब होगी। दूसरी चीज ये है कि क्या रास्तों की डिसिल्टिंग की गई है? बिल्कुल नहीं की गई, क्योंकि अगर रास्ते अगर ट्रेन अगर क्लियर होते तो ये पानी नहीं जमता। और जमता ही नहीं। बहुत अहम आपने बात उठाई है, आपने बहुत अहम बात उठाई है तापस। इसी पर एक रिएक्शन लेते हैं गुप्ता साहब।
ऊपर मकान नीचे दुकान, श्योर शॉट कमाई का तरीका, जिसका अभी हमने देखा उदाहरण जो तापस अपने कैमरामैन के जरिए हमें दिखा रहे थे। लेकिन उस कमाई का क्या फायदा जब इस तरह के हादसे पेश आए? और कौन ये सर्टिफिकेट्स देता है एनओसी के भाई कि आप ऊपर मकान बनाइए, नीचे आप अपनी दुकान चलाइए? उस दुकान चलाने से आम लोगों को, आम जनजीवन को क्या दिक्कतें आती है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। इस बार मानसून में पूरी दिल्ली के अंदर डीसिल्टिंग नहीं हुई। ये अरबों रुपए का इनका बजट होता है नालों के डीसिल्टिंग। नाले एमसीडी के अंदर आते हैं, पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आते हैं, डीएसआईडीसी के अंदर आते हैं। पर इस बार देखो थोड़ी सी बारिश में भी 30 mm की कल बारिश हुई थी, डीसिल्टिंग हुई। पहली बात तो बारिश की पानी का अकोमोलेशन क्यों हुआ, वहां पर पानी इकट्ठा क्यों हुआ? और बार बार इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार एमसीडी ने, डीडीए ने, पीडब्ल्यूडी ने, फ्लड डिपार्टमेंट ने नालों की सफाई नहीं करी और थोड़ी सी बारिश में ही पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती। दूसरी बात, जो भी एजेंसीज है, चाहे एमसीडी का लाइसेंस डिपार्टमेंट है, चाहे दिल्ली फायर है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, उनको मैं सारे के सारे इस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि वो कहीं भी जो उनकी जेबें भरे तो उनको लाइसेंस दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं। और हर बार ये आज हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है, मुझे लगता है एक हफ्ते बाद फिर लोग भूलेंगे, फिर भूलेंगे। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से, क्योंकि दिल्ली के लोगों को लगता है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में है, अब कुछ कार्रवाई नहीं होनी, पर एक टोटल ओवरहॉलिंग की मुझे लगता है जरूरत होनी है। पूरा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनप रहा है, और खासकर पर्टिकुलरली हमारे नौनिहालों के लिए, जो हमारे बच्चों के लिए ये हो रहा है, इससे ज्यादा दुखद जीवन में नहीं हो सकता मुझे लगता है। राजकुमार जी, जिस डीसिल्टिंग का जिक्र अभी तापस भी कर रहे थे, उसको लेकर कई प्लान बनाए जाते होंगे कि भाई इसको इस प्रक्रिया को इस तरह से हमें अंजाम देना है, या फिर बारिश आने वाली, क्या कभी कोई इस तरह की बैठक भी होती है दिल्ली सरकार की कि भाई आने वाले इन दिनों के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो? आम लोगों की परेशानी तो छोड़िए, अब तो इस तरह की लापरवाही की वजह से और सिस्टम का क्लियर कट फेलियर है ये, जिसकी वजह से अब जाने भी जाने लगी हैं। देखिए अचल जी, ऐसा होता है कि जो एमसीडी के हाथ में जो नालियां, वो जो चीजें, वो एमसीडी का जो बजट है उसमें से बजट एलोकेट होता है, और दिल्ली गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें से फ्लड का, एचएसआईडीसी का, इनका बजट एलोकेट होता है। होता सब कुछ वैसे ही है, लेकिन बाद में वो पैसा इस जगह ना लगकर भ्रष्टाचार के और बाकी चीजों में डाइवर्ट कर दिया जाता है, और दिल्ली की जनता अपनी हाथ मलते देखती रह जाती है। और इस तरह के जो हादसे हैं जिसमें हमारे देश का भविष्य तक खतरे में आ जाता है, वैसे होने लग जाते हैं। मैं तो आज दो बातें कहना चाहूंगा कि एक तो इसका जिम्मेदारी लेकर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को, मैडम आतिशी जो मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी जिम्मेदार तरीके से सरकार नहीं चला पा रही है। दूसरी बात, इन बच्चों को जो भी इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि तुरंत प्रदान करनी चाहिए, तुरंत देनी चाहिए। बिल्कुल, तो नियमों के पालन ना करने पर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो भी नहीं हुई है, वो होनी चाहिए। साथ ही साथ अहम बात यहाँ पर यह है कि जो तमाम व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उसको लेकर क्या मापदंड हैं, क्या वो होनी चाहिए? अगर नहीं तो इसके लिए क्या एक्शन प्लान बनाना होगा, इस पर भी करेंगे सवाल। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए इस खास खबर के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है, और हमारे साथ हमारे ग्राउंड जीरो पर जो तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनसे करेंगे चर्चा। विशिष्ट मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस खास खबर पर। पराक्रम के पास सीधे चलते, सुबह से वो उस खबर पर बने हुए हैं। पराक्रम, जब हम कॉलेज की तैयारी कर रहे थे तो अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार आते थे राउस IAS स्टडी सर्कल के। मुझे आज भी दिन याद है कि उसकी कटिंग्स काट के मैंने रखी थी कि भाई ये बहुत प्रतिष्ठित IAS सर्कल है, यहाँ से जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। और क्यों भाई? ये इसलिए प्रतिष्ठित IAS स्टडी सर्कल है कि ये तमाम सुविधाएं आपके पैसे के अनुरूप आप तक मुहैया कराता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सोच अब जो घटना सामने आई है उसके बाद
गलत साबित होती है। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ लगातार बेसमेंट में की जाती हैं, उसको लेकर एक प्लानिंग तो ज़रूरत उसकी है ही, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आचल, देखिए नियम पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन लापरवाही यहाँ पर यह हुई है कि भ्रष्टाचार इतना चरम पर है दिल्ली सरकार की ओर से। देखिए यहाँ के जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक जी, वो प्रभारी भी हैं, लेकिन दुर्गेश पाठक एक बार भी इन आए तो नहीं वो यहाँ पर देखने के लिए कि भाई उनकी वहाँ वो क्या रहा है। क्या दुर्गेश पाठक एक बार भी पहुंचे इस जगह जहां पर ये हादसा पेश आया? छात्रों की लगातार यही मांगे। जी जी कीजिए, बात पूरी कीजिए अपनी। आंचल, छात्रों की मांग भी यही है, छात्रों की मांग भी यही है कि हमारे पास में, हमारे सामने कम से कम जो जिम्मेदार है वो हमारी बात तो सुने यहाँ पर आकर, लेकिन नहीं, कोई नहीं आया। और अभी भी धूप में भी यहाँ पर ये छात्र तमाम सारे नारेबाजी कर रहे हैं। और जिस बात का जिक्र आपने किया, देखिए हम कमोबेश ये आपने जो बताया कि एक तरीके से पूरा बहुत नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर ऐसे एक नहीं आंचल, सैकड़ों इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे और दिल्ली में तो और भी ज्यादा, एक बहुत बड़ा गढ़ है यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं। आंचल, ये पूरा नेक्सस है, नेक्सस आप समझिए। बिल्कुल। और एक इंस्टीट्यूट की फीस यदि 1.5 से 2 लाख है, इसका मतलब पूरे करोल बाग में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शानदार एसी कमरे बने हुए हैं और पूरे मिरर से उनको कवर किया हुआ है, सभी ने लाखों रुपए यहाँ पर फीस रख रखी है, हजारों करोड़ रुपयों का इनका टर्नओवर है सालाना, लेकिन सुविधाओं के नाम पर क्या है, बेसमेंट में ये लाइब्रेरी चला रहे हैं। बिल्कुल। और ये आपने बहुत अहम कहा कि भाई देखिए मनी गिमिक, ऐसा नहीं है कि इनके पास कमाई नहीं है। मनी गेम, पैसा और उसकी लालसा, ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर आती है, जिस पर नियमों को ताक पर रखा गया, उनकी धज्जियां उड़ाई गई। तापस भी हमारे साथ मौजूद है मुखर्जी नगर से। तापस, क्योंकि जब हम करोल बाग की बात कर रहे हैं तो ये तमाम कोचिंग सेंटर्स को हमने अपने कैमरामैन की लेंस की नज़र से आपको दिखाया। मुखर्जी नगर की बात की जाए तो वहाँ पर भी इस तरह के कोचिंग सेंटर्स हैं। आज से अभी कुछ साल पहले कोटा, जिसे MBBS की पढ़ाई के लिए डॉक्टरी का गढ़ माना जाता है, वहाँ से छात्रों को कूदते हुए अपनी जान बचाते हुए देखा। पैसे के नाम पर ये गोरख धंधा कब बंद होगा? और क्या एक होड़ कि भाई ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इससे आगे ना निकल जाए, लेकिन इसमें छात्रों की जान चली जाए, वो कोई बात नहीं। ये जो एक प्रतिस्पर्धा है जो हेल्दी होनी चाहिए, वो हेल्दी ना होकर नकारात्मक जा रही है। और नियमों को लेकर तो लगातार हम सुबह से चर्चा कर ही रहे हैं कि जिन्हें ताक पर रखा गया है। देखिए, सबसे अहम चीज़ है नियम। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोई भी देश आगे या कोई भी स्टेट आगे तब बढ़ता है जब वो नियम को फॉलो करता है। अभी जैसे मेरी और आपसे बात हो रही थी कि आप बेसिक है, आप मानसून का सीजन है, दिल्ली में डिसिल्टिंग होनी चाहिए, डिसिल्टिंग हुई नहीं हुई। आपको पता था कि बारिश होने वाली है, आपने क्या उसके लिए कोई कार्य, कोई स्टेप उठाए? नहीं लिए। तो ये एक तरह से जिसे कहते हैं एक कैजुअल अप्रोच है। और इसी के चलते ये जो मौतें हुई हैं, ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ या कोई ऐसी वारदात हुई। ये एक तरह से जो रवैया रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ग्राउंड पे, उनकी वजह से हुआ। तो इसी वजह से जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, MCD के कहिए या जो इधर के, उनके ऊपर ये जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो एक और खबर हमारे पास आंचल आ रही है, अभी वो पुख्ता नहीं है, कि शायद ये जो नीचे बेसमेंट था वो उसका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो बंद हो गया, ऑटोमेटिक तरीके से। आप जो बात कही, सवाल मैंने पूछा था तापस कि बायोमेट्रिक जो था वो काम नहीं करा। अब देखिए, बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा, वो खुल नहीं पाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है। तो अब मैं वही आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर इस तरीके का है तो इसमें दोष किसका है? दोष अब कोई ये कहेगा कि मेरा दोष नहीं है, इसका दोष है, इसका दोष नहीं उसका, लेकिन पॉइंट करके उस पर कार्रवाई करना और उसका एक एग्जाम्पल बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये जो मौतें हुई है, ये लापरवाही की वजह से हुई है। और लापरवाही की वजह से अगर इस तरह की मौतें होती है तो इसमें जो पॉइंट है वो फिक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत अहम है, आप अगर बहुत बेहतर जानते हैं मुझसे। ग्रॉस नेग्लिजेंस, तो ग्रॉस नेग्लिजेंस मैं हिंदी में ढूंढने की कोशिश कर, ग्रॉस नेग्लिजेंस एक माँ का लाल और तो इसी वजह से मैं बार-बार अपनी जान दी है। बिल्कुल, समय कम है क्योंकि मुझे 2 फाइनल कमेंट्स हमारे गेस्ट से भी लेने। राजकुमार जी, आखिरकार ये हादसे कब रुकेंगे? मेरा बहुत संक्षिप्त सवाल ये है। राजकुमार जी, से जैसे क्लेम किया जाता है
हम पढ़ी लिखी सरकार है, हम इतना अच्छा करेंगे, इन सबको ठीक समझ से लाइसेंस व्यवस्था को, हर चीज के रूल्स ठीक किए जाएंगे। और मतलब खाली बुक्स में नहीं, जमीनी स्तर तक उनको उसी ढंग से पहुंचाया जाएगा। मान लीजिए एक किसी बेसमेंट की बात हम करते हैं, तो पिछली बार भी बेसमेंट में हादसे जब होते थे तो ये क्या करते हैं कि बेसमेंट पे सबको नोटिस भेज देते हैं और फिर वो नोटिसों के बदले पैसा आना शुरू हो जाता है। ये सब बंद होना चाहिए। हर चीज की एक डिफाइन हो जाना चाहिए कि बेसमेंट में आप ये काम कर सकते हो, इतना आपको कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा और ये सुविधाएं आपको बेसमेंट में बनानी पड़ेंगी, तो हम आपको लाइसेंस देंगे। गुप्ता साहब, एक फाइनल लेकिन कमेंट उस आपसे पर भी, कोई काम नहीं बिल्कुल करता। एक फाइनल कमेंट आपसे भी कि आखिरकार इस तरह के हादसों पर कब विराम लगेगा, लगाम लगेगी? और बीजेपी एक मजबूत विपक्ष का उदाहरण दे रही है, इस तरह के मुद्दे उठाकर साफ तौर पर क्या लूपहोल्स हैं सिस्टम में दिल्ली सरकार के, उसको भी उजागर करना एक मजबूत विपक्ष के नाते बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में हो तो क्या काम होगा? होना क्या चाहिए? लोग क्यों चुनते हैं सरकार को? इसलिए चुनते हैं कि जमीन में उतरकर हमारी समस्या को सुने और समाधान करे। पर दिल्ली में ऐसी कोई नाम है? दिल्ली में आज अराजकता की स्थिति है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। दिल्ली में 3750 किलोमीटर ड्रेन है, 525 किलोमीटर एमसीडी के और 2100 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के हैं। जहां पर यह हादसा हुआ वो एमसीडी का नाली थी और जहां इसका आउटफॉल है पीडब्ल्यूडी का। दोनों एजेंसी ने ड्रेन को क्लीन नहीं किया, वहां वाटर लॉगिंग हुई और फिर ये बिल्डिंग वाले की दिक्कत, कैसे बेसमेंट में चला रहे हैं। तो मल्टीपल लेवल पे फेलियर हैं। जब वहां के विधायक दुर्गेश पाठक जो एमसीडी के प्रभारी हैं वो वहां क्षेत्र में विजिट नहीं करते, वाटर लॉगिंग नहीं पता, तो आप कह सकते हैं कि ये मैन मेड हत्या है। ये दुर्घटना नहीं है, मैं इसको हत्या मानता हूं। और मल्टीपल फेलियर है सरकार का, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो। सरकार को जेल से नहीं चला सकते आप, सरकार को जमीन में लोगों के बीच में जाके चलाना पड़ता है। और मुझे लगता है जब तक ये सरकार है तब तक दिल्ली का समय मेरे पास कम है, लेकिन मुद्दा आज का ये बहुत बड़ा है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास खबर पर जुड़ने के लिए। हमारे तमाम जो ग्राउंड रिपोर्टर्स रहे, तापस, पराक्रम और सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। तो आखिरकार ये जो हादसे हैं, ये घटनाएं हैं, इन पर विराम कब लगेगा, ये तो एक दूरदर्शी सवाल है, लेकिन सिस्टम को अपने आप को दुरुस्त करना होगा और जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अनमोल जिंदगियों का सवाल है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।